आज इस विवेक दिवस के अवसर पर मंच पर उपस्थित पूर्व राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी माननीय गौरव शंकर जी तथा पूर्व जिला मंत्री बड़े भाई सिद्धनाथ जी तथा इस कार्यक्रम में आए हुए अध्यक्ष साथी, विशेष रूप से आज चूंकि शोषित समाज दल की बैठक है तो इस कार्यक्रम में हमारे पड़ोसी राज्य बिहार से भी बहुत ही वरिष्ठ साथी आए हुए हैं। मैं इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही हमारे इस कार्यक्रम में जिला कार्यकारिणी के सदस्य बड़े भाई सी राजेश पटेल जी हैं, पूर्व एमएलसी प्रत्याशी बड़े भाई रजनीश पटेल जी हैं तथा उधरा से माननीय जग बहादुर जी हैं और माननीय मास्टर साहब। साथियों, जैसा कि ये कार्यक्रम पूर्व नियोजित था लेकिन तैयारी हम सब बेहतर ढंग से नहीं कर पाए। आज वैसे छुट्टी का दिन भी है, मौसम भी ठीक ठाक है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी तैयारियां बहुत बेहतर नहीं रही। फिर भी ये साल का हमारा आखिरी पर्व है। इसके बाद से फिर जो हमारे 14 मानववादी पर्व वर्जक संघ के द्वारा प्रतिपादित हैं, इनकी एक श्रृंखला चलती है जो पूरे साल चलती है। इसके बाद फिर जनवरी से नया सत्र शुरू होगा, संगठन का नया सदस्यता अभियान भी शुरू होगा। इस तरह से हमारे कार्यक्रम साल भर चलते रहते हैं। साथियों, आज जिस महामानव का यशाकाई महापरिनिर्वाण दिवस है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनका कार्य संघर्ष चाहे सामाजिक क्षेत्र का रहा हो चाहे राजनीतिक क्षेत्र का रहा हो, और उनका जो कार्य है बहुत सारे महापुरुषों का कार्य सिद्धांतों में दिखता है, किताबों में लिखा गया है, लेकिन वो व्यवहार में लागू नहीं हो पाता। बहुत सारे महापुरुषों ने अपना सिद्धांत दिया, प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन व्यवहार में लागू नहीं हो पाता। बहुत अच्छा सिद्धांत है, किताबों में या लोगों के बीच धरा का धरा रह जाता है, लेकिन पेरियार साहब ने जो सिद्धांत दिया वो जमीन पर लागू है। उनका चाहे सामाजिक क्षेत्र का आंदोलन रहा हो चाहे राजनीतिक क्षेत्र का आंदोलन रहा हो, आज दक्षिण भारत में तमिलनाडु में विशेषकर उनकी करम घूम रही है। उत्तर भारत के लोगों ने उनको अपनाने में बड़ा देर किया और न अपनाने का जो खामियाजा है वो भुगत रहे हैं। दक्षिण भारत में आप देखेंगे तो राजनीति से पूरी तरीके से खबर का बच्चा सुधार है, राजनीति से पूरी तरह खत्म हो गया, पूरी तरीके से। राजनीति में कहीं दूर दिखता नहीं है। यहाँ तक कि मंदिरों में भी लगभग 70% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। मंदिरों में पुजारी भी रखे जाते हैं, 70% पुजारी इसलिए ओबीसी समाज से रखते हैं। तो वहाँ राजनीति में भी वर्चस्ववाद खत्म हुआ और समाज में भी केवल वहाँ जो वर्चस्ववाद जात विशेष करा जो फिल्मों में ही रह गया, बाकी आप समाज में भी नहीं है, राजनीति में भी नहीं है। आज दक्षिण भारत में कोई भी राजनीतिक पार्टी होती है, भले वो उसका करता धरता सबक ही क्यों ना हो, लेकिन पेरियार साहब को अपनाने में एक घोड़ बची हुई है। कोई भी कार्यक्रम होगा, पार्टी बनाएगा, निश्चित रूप से बिना पेरी, जिस तरह से उत्तर भारत में आज बाबा साहब अम्बेडकर के बिना कोई राजनीतिक मंच पूरा नहीं हो रहा है, उसी तरीके से दक्षिण भारत में पेरियार साहब के बिना भी कोई कार्य पूरा नहीं हो रहा है। दूसरी चीज है कि पेरियार साहब के बारे में उत्तर भारत में थोड़ी सी एक निगेटिविटी फैलाई है उनके हिंदी विरोध को लेकर, लेकिन वास्तव में वो जो यहाँ के लोग यही कहते हैं कि उन्होंने एक अलग द्रविड़ राष्ट्र की मांग किया था, जो यहाँ पे नकारात्मक बातें उनके बारे में कही जाती हैं, और दूसरा कि उन्होंने हिंदी का विरोध किया। विरोध हिंदी का नहीं था,
हम जब थोड़ा सा गहराई में जाने का प्रयास करेंगे तो जो विरोध था वो राजनीतिक था, और उसकी एक जड़ों तक हम पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो जो क्षेत्रीय भाषा है, क्षेत्रीय अस्मिता है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, कहीं ना कहीं सभी लोग अपने जड़ों से जुड़े हुए हैं। चाहे आज हमारी अवधी बोली है, हिंदी भाषा है, भोजपुरी है, उसी तरह से दक्षिण की भाषा तमिल है, तेलुगु है, और ये माना भी जाता है कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा जो है तमिल ही है। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक रूप से थोपने की भाषा रही है, उस थोपने का उन्होंने विरोध किया, और उसी थोपने के विरोध को लेकर के यहाँ पे उनके बारे में नेगेटिविटी फैलाई गई। और इसीलिए फैलाई गई कि अगर लोग उनके विचारों का पालन करेंगे तो जिस तरीके से हम दक्षिण भारत से उखड़ करके खत्म हो गए हैं, जो हम नहीं उत्तर भारत में बचे हुए हैं, यहाँ सभी से समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए उनके बारे में बहुत सारी साजिशें फैलाई गई, और हम लोगों के यहाँ उनके बारे में नकारात्मक धारा फैलाई गई, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन जो उनका कार्य रहा है निश्चित रूप से बहुत ही धरातल पर उतारा गया है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि जो उनका सिद्धांत था वो जमीन पर लागू है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट होता है, और उनके भी जीवन का एक टर्निंग पॉइंट रहा है सामाजिक क्षेत्र में उतरने का। क्योंकि पेरियार साहब एक सामान्य परिवार से नहीं थे, उनका घराना एक व्यापारिक घराना था, उनके पिताजी का अच्छा खासा व्यापार था, और समृद्ध घराने से थे। एक बार वो बनारस घूमने के लिए आए, जो उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट रहा है। बनारस में घूमने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि तमाम जगहों पे पूरा बनारस उन्होंने घूमा, वहाँ के तमाम छोटी छोटी चीज़ों का उन्होंने भ्रमण किया, अध्ययन किया। तो एक धर्मशाला ऐसा थे जो देखेंगे सभी जो धार्मिक स्थान, वहाँ पे जातिगत धर्मशालाएँ बहुत सारी हैं। प्रत्येक जातियों में अपने अपने धर्मशाला बना रखते हैं। इसीलिए जब कोई व्यक्ति जाता है तीर्थाटन के लिए तो अपनी जातिगत धर्मशाला में ही स्थान लेता है। तो वह भी अपने जो जातीय धर्मशाला था वहाँ पे गए, लेकिन पैसा जो धर्मशाला संचालित हो रहा था इन्हीं के समाज के पैसे संचालित हो रहा था। लेकिन जब यहाँ वहाँ पे उन्होंने भोजन के लिए ठहरने के लिए स्थान मांगा, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि यहाँ पे ठहरने का काम सिर्फ ब्राह्मणों का है, तो भोजन सिर्फ ब्राह्मणों को ही दिया जाता है, और इनको वहाँ से भूखे वापस कर दिया गया। तो उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर आए बाहर तो ऐसा उनके मन में आया या फिर मैं कहाँ से भटकूँगा, तो उन्होंने कहा जनेऊ पहन लिया। तो वहाँ पे कोई हो सकता मुझे कौन पहचान रहा, मैं अभी गया था फिर आ रहा हूँ, दोबारा भोजन करने की इच्छा से गए तो जनेऊ पहन लिया मुझे कि मैं भी अब जनेऊ पहन ले रहा हूँ, मुझे कोई पहचान नहीं करेगा। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद आदमी जिसको तिरस्कार करके भगाएगा तो निश्चित रूप से उसके दिमाग जहन में ये बना रहता है कि इसको वापस लेगा, क्योंकि घटना उसी दिन की थी, 1-8 घंटे पहले की थी। तो जब पेरियार साहब जनेऊ पहन करके दोबारा गए तो फिर से उस वहाँ के जो लोग थे उनको पहचान लिया, और उनको ये इस बात का गुस्सा आया कि इसकी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे जनेऊ को पहनने की। अभी तो इसको हमने भगाया है और ये हमारे जनेऊ पहन करके हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहा है, बेकार कर रहा है। फिर वहाँ के जो लोग थे उनकी पिटाई कर रहे हैं, वो मार कर धक्के दे करके वहाँ से उनको बाहर कर। वहाँ से बाहर निकलने के बाद पेरियार साहब के मन में ये आया कि ये संस्था हमारे पैसे से संचालित हो रहा है, हमारे समाज के चंदे से संचालित हो रहा है, और हमें इसमें खाने की अनुमति नहीं है। आखिर ऐसी जो मनुष्य ये भी है, मैं भी मनुष्य हूँ, आखिर हमने और उसमें अंतर क्या है, भेद क्या है। फिर उन्होंने विचार किया, उसके तहत तक गए, उसकी व्यवस्थाओं को देखा, तो उन्होंने कारण के रूप में जो पाया वो ब्राह्मणवाद को पाया। और फिर वहाँ से आने के बाद में उन्होंने, चूँकि पूर्व में वो कांग्रेस पार्टी में रहे, कांग्रेस पार्टी के बाद में उनको जब कांग्रेस में जो ब्राह्मण वर्चस्व उन्होंने देखा तो कांग्रेस से इस्तीफा दिया और उन्होंने एक पार्टी बनाई थी, जस्टिस पार्टी। लेकिन बनारस से जाने के बाद में उन्होंने एक सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया कि हमारा भी एक समाज में सम्मान है। सेल्फ रिस्पेक्ट का सीधा मतलब है आत्मसम्मान।
और उसी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के जरिए उन्होंने पूरे दक्षिण भारत में इस ब्राह्मणवाद को उखाड़ने का एक संकल्प लिया और कहीं ना कहीं अपनी जो नास्तिक विचारधारा थी उसको जमीन पर उतारा और पूरी तरीके से जो धारणा थी कि जो नास्तिक होते हैं ईश्वर विश्वास नहीं करते, उनकी आयु कम होती है, बहुत सारी अवधारणाएं फैली हुई थी और उन सभी अवधारणाओं को गलत साबित करते हुए 94 साल तक जीवित रहे। तो चूंकि हमारे देश में बहुत सारे वक्ता हैं, मुझे उद्घाटन का अवसर मिला तो पेरियार साहब के बारे में मुझे जो मेरे पास थोड़ी सी जानकारी थी हमने आप सभी को शेयर किया। इसी के साथ मैं आप सभी का पुनः स्वागत करते हुए आज मैं इस कार्यक्रम का उद्घाटन करता हूँ। धन्यवाद।